अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन दुनिया स्पेशल जमहूरियत रास्ता और मंजिल। मैं हूँ शाज़िया ज़िशान और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी और कुछ ही देर में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लासरा। नाजरीन, आज पाकिस्तानी सियासत और जमहूरी निज़ाम एक नए फेज में दाखिल हो जाएगा। आज कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इंतकाल इक़्तिदार का एक और मरहला तय हो जाएगा और फिर हलफ उठाते ही नई हुकूमत की बाकायदा हैसियत कायम हो जाएगी। वैसे तो सबको अंदाजा है कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन फिर भी रस्मी कार्रवाई तो जरूरी है। उम्मीदवारों में मियां नवाज शरीफ, मखदूम अमीन फहीम और मखदूम जावेद हाशमी शामिल हैं और यह भी इम्कानात है कि खैर सगाली के इजहार के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा ले और तवक्को की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे और आज शाम 5 बजे सदर जरदारी नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से हलफ लेंगे और फिर होगा असल इम्तिहान नून लीग का। मियां नवाज शरीफ और उनकी मुख्तसिर काबीना क्या रंग लाएगी? मुल्की फैसले, पॉलिसीज, मफादात, अवामी ख्वाहिशात, अंदरूनी और बैरूनी बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत सी तवक्कुआत है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। थोड़ी देर में हमें क्लासरा साहब भी इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। क्या तवक्कुआत हैं काजी साहब? कहा जा रहा है कि कभी इम्कानात है कि मियां नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लेती है तो 270 से भी ज्यादा वोट मिल सकते हैं। हाँ, वोट तो मिल सकते हैं और कंसेंसस वज़ीर आज़म। मगर अभी जो आज तक की खबरें आई हैं वो ये कि वो वहाँ पे उनको एक जिस तरीके से इलेक्ट हुए थे गिलानी साहब, शायद उस तरह से ना हो सके, मगर कोई भी मौके पर भी डेवलपमेंट हो सकती है। मगर एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, अब ज़ाहिर है वो तीसरी दफ़ा हलफ उठाएंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। और आप जिस तरह कह रही हैं कि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हैं अवाम की, मगर उसको ज़रा थोड़ी सी सोबरिंग भी हुई है इन दिनों में जब ये खबरें आई हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, जो मसाइल का जो एक पहाड़ है वो, और फिर जो हमारे पास वसाइल हैं उनमें बड़ा बोझ है। तो उसमें आज मैं भी खास तौर पर ये देखूंगा कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, कुछ थोड़ी सी खबरें आई हैं अगले बजट की, FBR क्या क्या कर रहा है और रेवेन्यूज़ बढ़ाने का क्योंकि इशू है कि पैसे कैसे बढ़ाए जाएं और 0.5% ऑफ द GDP का एक इनिशियल प्लान जो हमने अभी तक रिपोर्ट्स देखी हैं, हर साल ये बढ़ाना चाहते हैं। और फिर वही बात जो कही थी पीपल्स पार्टी ने वो तो ना कर पाई, खैर ये कर लें क्योंकि जो टैक्स नेट है वो तो तकरीबन वही है, मगर उसकी जो रेशो है परसेंटेज विद GDP है उसको वो 9.5-10% पर लाना चाहते हैं। फिर इस तरह आगे 2014-2015 में से 11% तक ले जाना चाहते हैं। तो GDP में इजाफा करने का इनका प्लान है 0.5% हर साल। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा। इस्लामाबाद से हमें क्लासर साहब ने ज्वाइन किया है। क्लासर साहब, आपके कॉलम पर भी मैं बाद में बात करूंगी, जावेद हाशमी को वोट कौन देगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताया भी, मैं काई साहब से भी बात करी थी कि 2/3 अक्सरियत मिलने का कभी इम्कान है मुस्लिम लीग नून को? आज ये कोशिश तो ये ज़रूर कर रहे हैं और जब से MQM ने ये कहा कि हम भी वोट देने को तैयार हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये देखना होगा कि मियाँ साहब को ये टोटल वोट्स कितने बनते हैं। ऑफ कोर्स उनकी पार्टी कह रही है कि 182 से तो उनके अपनी ही पार्टी के वोट बन चुके हैं। बाकी MQM के वोट्स हैं, मौलाना फजल रहमान साहब में वोट वो उनको वोट देने वाले हैं। उसमें आज़ाद बहुत सारे लोग शामिल हुए थे या कुछ और लोग भी होंगे, जैसे जमशेद दस्ती के बारे में सुनने में आ रहा है, शायद वो भी मियाँ साहब को वोट देने की कोशिश करेंगे। तो ये 2/3 तो मुझे नहीं लगता इनकी अपनी पार्टी की तरफ से हो जाएगी, यस। लेकिन अगर इनके साथ अलाइज कुछ मिलते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान है, MQM है या कुछ और स्मॉलर ग्रुप्स हैं, वो अगर इनको सपोर्ट करते हैं हाउस में तो फिर इनकी 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी भी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर ले फिर तो वोट बढ़ सकते हैं, 270 से ज्यादा वोट हो जाएंगे फिर। बिल्कुल जी, अगर पीपल्स पार्टी जाए तो फिर ये 300 वोट भी हो सकते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है नैब से कि जरदारी साहब के जो $60 मिलियन थे वो वापस क्यों नहीं है, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी यकीनन आज मियाँ साहब को वोट डालेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 6 अरब रुपए का मामला है। अब 6 अरब रुपये इतनी छोटी रकम भी नहीं है जिसके लिए पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार आँख खड़ा करके कोई रिस्क लेगी। तो रिस्क ये बढ़ते जा रहे हैं इसके लिए, ये पीपल्स पार्टी के लिए। जो दिन आ रहा है इनके सामने एक दो ऑप्शन है, या तो ये रेजिस्ट करते, डिफेंस दिखाते और खड़े रहते कि चलें ठीक है जी, अच्छा हुआ, बुरा हमने किया, आप हैं हमें प्रोसिक्यूट करें, अदालतों ने पहले भी हमें प्रोसिक्यूट किया, अब भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो भी अकाउंटेबिलिटी होती रहती है, बहराज है तो भी अकाउंटेबिलिटी होती रहती है। या तो ये स्टैंड लेते जो कि वो नहीं ले रहे, क्योंकि अच्छे खासे पैसे खाए गए हैं, इसमें माल खाया गया है, कमीशन है। और कल वाली जो सुप्रीम कोर्ट की उनकी बात है, मेरा ख्याल उसके बाद सदर जरदारी साहब को
रात को डिस्टर्ब उनको नींद आई होगी और वो कोशिश करेंगे कवर लेने की मियाँ साहब की, कि मियाँ साहब का कवर लेते हुए कंसेंसस उम्मीदवार के तौर पर कोशिश कीजिए। अगर कंसेंसस उम्मीदवार हम मियाँ साहब नहीं बन सकते तहरीक इंसाफ की वजह से, तो कम से कम पीपल्स पार्टी के जो 35-40 के करीब वोट हैं वो मियाँ साहब को डाल दिया जाए कि मियाँ साहब हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपने हमसे 6 अरब रुपए स्विस बैंकों से नहीं हमने आपने लौटाना। मेरा ख्याल इस तरह की गेम प्लान है। अच्छा, ये क्लासर साहब, ये जो आपने बात की है, मैं एक और भी बात आपसे चाहूँगा, ये बताएं कि एक और भी बड़ी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट कल सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि हम तारीख दोबारा से लिखेंगे, जो ख़ास तौर पर गद्दारी केस है परवेज़ मुशर्रफ साहब पे। तो ये खासी दो जो स्टेटमेंट्स आई हैं, इससे कुछ इशारे मिलते हैं कि आने वाले दिन किस तरह के हो सकते हैं। आप कैसे इसे देख रहे हैं? काजी साहब, जैसे हम ये चैलेंजेस की बात करते रहते हैं कि मियाँ साहब के लिए बड़े गंभीर चैलेंजेस हैं, और ये बात उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आती है, मियाँ साहब की गुफ्तगू में भी नज़र आती है कि वो कोई बिल्कुल इस वक्त रिलैक्स मूड में नहीं है मियाँ साहब। उन्हें भी एहसास है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, लोगों के अंधाधुंध यहाँ पे तवक्कुआत है। आपको पता है लोग जैसे तवक्को रख लेते हैं, स्काई इज़ द लिमिट वाला हिसाब बन जाता है। लोग तो फिर कहते हैं कि इसके पास कोई जादू का चिराग होना चाहिए और रातों रात पूरे मुल्क की तकदीर बदल जाए, मसले बदल दें। ये अलहदा बात है, सियासतदान भी ऐसे ही एक्ट करते हैं इलेक्शन से पहले, जैसे हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम आएंगे और रातों रात चीज़ें आके बदल जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और पर्टिकुलर जैसे इकनॉमिक साइड पर आप बता रहे थे, ये जो उन्होंने अपने गोल सेट किए, इनको अचीव करना एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अभी मैं आते हुए एक ये खबर देख रहा था कि पाकिस्तान के इवन फॉरेन इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो करोड़ों डॉलर में आके रहेगी। लोग यहाँ से पैसा लेके चले गए, फॉरेन इन्वेस्टर आपका चला गया यहाँ से, और नया इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं। सबसे बिग चैलेंज तो ये है कि जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती आपको नौकरियां नहीं मिलती। सऊदी अरब का ये केस आपके सामने है कि वहाँ पे 50,000 जो इलीगल पाकिस्तानीज हैं सऊदी अरब उनको वापस भेज रहे हैं। वो एक आप पे बर्डन आएगा, बोझ है, पर्टिकुलरली मियाँ साहब पे कि आपकी तो सऊदी अरब ने आज डिनाई भी किया है। क्लासर साहब, एक खबर आई है, अभी मैं सुबह सुबह देख रहा था कि सऊदी अरब ने कहा कि अभी हम एविक्ट नहीं कर रहे या डिपोर्ट नहीं कर रहे वक्ती तौर पे। पता नहीं ये आगे चल के क्या होगा, मगर फिलहाल उन्होंने इस तरह से खबर सऊदी ज़राए के हवाले से लगी आज। अच्छा क्लासर साहब, मैं इस पर बात जी ये इस तरह की खबरें ये पाकिस्तानी मीडिया में लगती रहती है। मैं मतलब मुझे ये मानने में कोई हार्ज नहीं है, हमारा मीडिया इस तरह की खबरें जब तक सऊदी इसको ऑफिशियली तौर पर नहीं कहेंगे, मेरा ख्याल मैं तो नहीं बिलीव करूँगा। और दूसरी बात, ये सऊदीज़ का जो दबाव है, हमें बहुत सारी ईमेल्स वहाँ सऊदी अरेबिया से भी आती रहते हैं। मुझे भी कई सारी ईमेल्स हैं वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान हमें कहते रहे कि आप हमारा इशू नहीं रेज कर रहे, अच्छी खासी हैरेसमेंट है वहाँ पे, दबाव है उन पर, गिरफ्तारियाँ कुछ हो रही हैं, उनको एक तरह के थ्रेट्स हैं। और ये हमें बात बतानी चाहिए कि ये वो हैं वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कभी उम्रे के लिए गए वहीं रुक गए, वहाँ हज के लिए गए वहीं पर गायब हो गए। ये इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरेबिया में ठहरे हुए थे। वो भी मियाँ साहब पे एक यकीनन दबाव आएगा कि आप अपनी गुडविल जो है सऊदीज़ के साथ वो करें। जो बात आप कह रहे हैं, जो कल मैसेज भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो दिन ये गुजरते जा रहे हैं, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ी सी इनके मामले में टफ होती जा रही है। और पर्टिकुलर हुसैन हक्कानी साहब पे भी कल उन्होंने एक सीरियस उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन भी दी है, हुक्म भी दिया है कि पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया जाए, उनको एक माह के अंदर वापस लिया जाए। और ये याद रखिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ही थे जो मेमो स्कैंडल पे अपनी एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे कि आप मेमो स्कैंडल बनाएं। सही। क्लासर साहब साथ रहे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमारे नुमाइंदे शकील अहमद मौजूद है, उनसे बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या गहमा गहमी आज पार्लियामेंट के बाहर। शकील, बताइएगा क्या देख रहे हैं, पार्लियामेंट अरकान का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है, कितने बजे वोटिंग का जो प्रोसेस है सारा अमल शुरू होगा? देखिए, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तो 11 बजे है, स्केड्यूल के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा, लेकिन उसमें तखीर होगी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खुसूसन PMLN की कोशिश होगी कि उनके जितने अरकान हैं वो तमाम उनकी हाज़िरी यहाँ पे यकीनी हो, ताकि मियां नवाज शरीफ को जब वोट डालने का मरहला आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिले। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उनको कितने वोट मिल सकते हैं, तो जो कौमी असम्बली ने जो फहरिस्त जारी की है ऑफिशियल, उसके मुताबिक PMLN के अपने वोट जो हैं, यानी जनरल नशिस्तें, अकलियतों की नशिस्तें, ख्वातीन की नशिस्तें और कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर 183 बन जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 172 चाहिए होते हैं। अब बात रही 2/3 मेजॉरिटी, तो उसको भी PMLN जो है वो आसानी से क्रॉस कर सकती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ MKM, शेरपाओ और फिर फाटा ग्रुप के जो अरकान हैं उन्होंने भी हमायत का ऐलान किया है। तो हमारी अपनी कैलकुलेशन ये है कि 235 आसानी से बन रहे हैं मियां नवाज शरीफ के वोट वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए, जबकि 2/3 के लिए 228 चाहिए होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है अमीन फ़हीम को विड्रा करती है तो वही बात है कि 270 तक पहुंच सकते हैं, और 258 स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में मिले थे PMLN के उम्मीदवारों को। दूसरी अहम बात यह है कि अब पिछले 5 साल के दौरान जो वज़ीर-ए-आज़म या कायदे ईवान इलेक्ट हुए हैं पार्लियामेंट से, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वज़ीर-ए-आज़म
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो कि 264 थे, और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 2002 में इलेक्ट हुए थे 172 वोट लेकर, सिर्फ 1 वोट उनको एक्स्ट्रा मिला था। बाकी पार्लियामेंट हाउस में अभी अरकान की आमद का सिलसिला शुरू तो नहीं हुआ क्योंकि सेशन थोड़ा डिले होगा, और जो गैलरीज हैं पार्लियामेंट हाउस की, आज उम्मीद ये की जा रही है कि आज फिर बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया शकील अहमद। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे एक अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले मखदूम जावेद हाशमी को वोट कौन देगा। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, मैं आज सुबह आपका कॉलम पढ़ रही थी कि जावेद हाशमी को वोट कौन देगा। आपने जो फहरिस्त तैयार की है, तहमीना दौलताना है, महमूद खान अचकजई है, शेख रशीद है, जमशेद दस्ती, क्या ये लोग वाकई वोट देंगे जावेद हाशमी को? एक असल में ये काजी साहब और आप तो जानते हैं कि मेरी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एक इसका रोमांस है डेमोक्रेसी के साथ और पॉलिटिक्स के साथ, जो कि सियासत में ऐसे नहीं होता, ये मानना चाहिए। ये एक उसमें लिखा भी है कि मैंने कहा आप इसको दीवाने का ख्वाब कह सकते हैं जो मैंने इसको लिख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि पिछले ये 10-15 साल हमने इस पार्लियामेंट को देखा है और आज भी मेरा ख्याल है पूरा मुल्क देखेगा। जो मेरा इसमें पॉइंट है वो मेन है कि जावेद हाशमी ने जनरल मुशर्रफ के दौर में, आपके सामने है, उन्होंने रेजिस्टेंस की है, जेल में रहे हैं, मारें खाई, उन्होंने भी खाई हैं, और नवाज लीग के और भी बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने मारे खाई। जावेद हाशमी साहब अकेले नहीं थे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है कि मियाँ साहब और उनके सबसे क्लोज जो उनके साथी थे जावेद हाशमी साहब, जिनके साथ बड़ा उनका तल्लुक रहा, जिनको सऊदी अरेबिया से वो बड़ा आप कह सकते पेम्पर भी करते रहते थे कि आपने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक अलम बगावत यहाँ पे खड़ा किया। आज दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। हाँ, सो मैंने उसमें ये लिखा है कि जावेद हाशमी साहब की एक जो पॉलिटिकल कुर्बानी रही है नवाज लीग के लिए, जो उन्होंने मारें खाई हैं, या इसके अलावा जो कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देखते रहे, क्या आज उनकी पार्टी में से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं और कोई अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के वो तमाम साथी जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को वर्दी के साथ उन्होंने सदर बनाया था, 70% आज वही लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे। और जावेद हाशमी साहब उस वक्त जब ये मुझे याद है पोजीशन में थे, तो ये तमाम लोग उस वक्त इनको टांस भी करते थे, इन पे नवाज लीग या अपोजिशन जितनी भी थी तनकीद भी आती थी। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो जैसे कहते हैं ना, ये काजी साहब का बड़ा मशहूर एक ये कोट भी है कि पॉलिटिक्स में जो बेड फेलोज हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं। अच्छा, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फिक्र है, क्या ये अखलाकी जुर्रत मियां नवाज शरीफ दिखा सकते हैं? आपने जो मिसाल दी है अजीम भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन की, करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन उनको वोट दिया, और जब उनसे पूछा गया कि अगर वो किसी को वोट डालते तो कौन होता, तो उन्होंने जवाब दिया कि दलीप कुमार। तो बात होगी अखलाकी जुर्रत की। बिल्कुल जी मेरा ये कहना था कि मियाँ साहब को, जब उन्हें पता है कि पूरे मुल्क को, जैसे अभी शकील बता भी रहे थे हमारे रिपोर्टर, के मियाँ साहब को 240 या 250 के करीब वोट मिलना वज़ीर आज़म तो बनना है मियाँ साहब ने, फाइन। मैंने इसमें यह लिखा है क्या मियाँ साहब आज इतने अखलाकी जुर्रत दिखा सकते हैं कि जब उनकी पार्टी वज़ीर आज़म उनको बना चुकी है, तो आखिर में जब वो अपना वोट डालने जाएँ तो वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जावेद हाशमी को एक टोकन के तौर पर वोट डालें। उनकी जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक लंबी तवील 5 साल जेल में बैठ के एक जद्दोजहद है, उसको अप्रिशिएट किया जाए कि ठीक है मेरे मुखालिफ हैं, आज मेरी पार्टी में नहीं खड़े, लेकिन जब मैं जद्दा में था, लंदन में था, जावेद हाशमी ने डट के यहाँ खड़े होकर उन्होंने अपोजिशन भी की है, एक मार्शल का सामना किया है, उन्होंने अमरीत के खिलाफ आकर रेजिस्टेंस की है। और जो बात आप कह रही हैं दलीप कुमार वाली, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा आपको एक जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, करैक्टर चाहिए कि जब उनसे पूछा गया, उनसे उस अमिताभ बच्चन से कि आप अगर ऑनलाइन वोट डालते, अब आप सदी का सबसे बड़ा एक्टर आपको माना गया, लोगों ने आपको माना है, तो उनका ये कहना था कि अगर मैं वोट डालता तो मैं दलीप कुमार को देता। बिल्कुल, ये होती है अखलाकी जुर्रत। बिल्कुल ठीक कहा क्लासर साहब। आई अप्रिशिएट, एक तो आपकी लिखने की स्किल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बड़ा आपने लिखा, लेकिन बहरहाल ये जो न्यू फाउंड लव है ऑफ डेमोक्रेसी इन लीडर्स की, मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि वो भी एक मार्शलाई कैबिनेट में रह चुके हैं किबला जो मखदूम साहब हैं। मगर क्या करें, अच्छी बात है अगर अच्छे रास्ते पे आ गए हैं, मगर ये तो तैर इस तरह से नहीं होगा। ज़ाहिर है आप उन्होंने ऑप्ट किया, ही ऑप्टेड आउट ऑफ मुस्लिम लीग नून, तो अब वो PTI के वहाँ पे हैं। लेकिन अच्छा काजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुख्तसर काबीना इन्होंने कहा होगी 8 से 10 वज़ीर होंगे, और कहा जा रहा है कि दिफा और उमूर खारजा की वजारतें हैं वो मियाँ साहब अपने पास रखेंगे, तो इन वजारतों के साथ इंसाफ होगा? नहीं, ये उनका भाई एक उनका कानूनी उनके पास है, इसका एक आईनी तौर पे उनको अपने पास रख सकते हैं। अब ये बात ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो तो अभी हम अभी नहीं कुछ कह सकते कि वो क्या होगी और क्या नहीं होगी, लेकिन ये है कि वो अभी ये कहा गया है, इसके बारे में कोई हतमी भी बातें सामने नहीं आई हैं अभी।
अभी जो है अभी कैबिनेट किस किस्म की होगी, किस किस्म की नहीं होगी, इस पर शायद कोई अभी वाज़े तौर पे बात को आखिरी फैसला नहीं आया। आगे चल के देखेंगे। साहब आपके पास क्या इत्तलात है, कितनी काबीना होगी, कितनी मुख्तसर काबीना होगी और कौन कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं नून की काबीना में? शाजिया, पहली तो बात यह है कि अगर पंजाब को ये वज़ीर आला साहब जो थे पंजाब के, अगर वो 20 वजारतें अपने पास रख के 5 साल हुकूमत कर सकते हैं तो मियाँ साहब तो सिर्फ बकौल आपको 2-3 वजारतें रखने की बात करें, इतना तो इनको रूम देना चाहिए। पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, 20 वजारतें शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी हुई और कबीना के इजलास मेरा ख्याल उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो इन 5 सालों में किए गए। लिहाजा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मसाइल नहीं है कि आप कितनी वजारतें रखनी है। इवन दूसरी बात, गिलानी साहब के पास भी 2-3 वजारतें खुद रही जो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट उनकी मिनिस्ट्रीज थी, जिसमें बाद में स्कैंडल भी है। असल जो काम करती है सारी हुकूमतें करती है, लोगों के साथ एक फ्रॉड किया जाता है जो मैंने देखा है कि जब इनकी नई गवर्नमेंट आती है तो शुरू में मुझे भी याद है जब उनकी जन्म मुशर्रफ की आने लगी, जब शौकत अजीज़ साहब की आने लगी, उसके बाद जमाली साहब है, फिर हम शुजा साहब को देखा, फिर गिलानी साहब देखा, फिर राजा परवेज अख्तर साहब वगैरह। ये शुरू में ऐसे लोगों को देते हम यहाँ पे बिल्कुल जी कौम का पैसा बचाएंगे, टाइम बचाएंगे, ज़्यादा लंबी फौज नहीं रखेंगे, 20-25 लेते हैं ये, और फिर ऐसा ऐसा एड अप होते होते पता चलता है 70-80 हो चुके हैं। इसलिए मुझे तो कोई यकीन नहीं है, जितना भी कहते रहे जी कि हमने 20 लोग रखने, हमने जी 25 लोग रखे, ये 6 महीने के लिए 25 लोग होंगे, 3 महीने के लिए एक एक करके 2-2 करके एड अप होते रहेंगे। जो मैं पहले भी आपसे बात होती रही है, असल कहानी असल पॉलिटिकल खेल शुरू होना है जाके जनवरी 2014 से, जब ये कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, जब इनके एडजस्टमेंट भी हो जाएंगी, अपनी मर्जी के बंदे भी आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अपना बंदा ही होना चाहिए हर जगह, वो अपनी मर्जी के बंदे भी आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनका रवैया उसके बाद सही इम्तिहान शुरू हुआ। क्लासेस साहब मुझे लोगों के कुछ वॉक्स पॉप्स किए, लोगों की हमने कुछ राय ली है कि लोग क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ और उनकी जो काबीना होगी, इस्लामाबाद के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे मुल्क में जो एक फ्यूल क्राइसिस है, इसके अलावा महंगाई है और टेररिज्म है, हमें उनसे उम्मीद है और ये तवक्कुआत करते हैं कि ये सारी चीज़ों पे वो काबू पाएंगे। अल्लाह करेगा हमारी जो क्राइसिस भी ख़त्म होंगे, गुर्बत और ये जो दहशतगर्दी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा और ये अच्छी गवर्नमेंट साबित होगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अच्छा काम करेंगे और बिजली का बुरहान इंशाल्लाह सबसे पहले उनकी तरजीह होगा और अवाम इंशाल्लाह खुश होंगे। लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जो एनर्जी क्राइसिस है। क्लासेस साहब, कहा जा रहा है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद सेनेट में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। सागदार अपोजिशन लीडर से के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ज़फ़रुल हक जो है नून लीग के, उनको सेनेट में कायदे-ए-वान बनाए जाने का इम्कान है और अपोजिशन लीडर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। क्या ये तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं सेनेट में? ये तब्दीलियाँ आनी थी और लास्ट वीक जो काजी साहब ने खबर भी एक पड़ी थी कि कैसे फाटा के वो जो हमारे माइटी सेनेटर वकार साहब की कहानियाँ सुना रहे थे, उनका इम्पैक्ट तो आना है ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये जहन में रखें शाजिया, जो मैंने देखा है पिछले अरसे में, जिसका बस चलता है वह पोजीशन करने इस मुल्क में कोई नहीं आना चाहता, सारे आके रूलिंग एलीट में बैठना चाहते। इतने इसमें मैसिव किस्म के पाकिस्तान प्रिविलेजेस आ गए जो ऑफिशियली तौर पर इनको मिलते हैं फंड्स की शक्ल में, कामों की शक्ल में, ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ल में। ये बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर पीटीआई बच गई है तो इस वजह से बची हुई है कि उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, या इमरान खान साहब ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है। जो पीपल्स पार्टी का हशर हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, वो मुझे याद आ रही है उनकी बात याद आ रही है जो पीपल्स पार्टी पे आके फिट होती है। अच्छा क्लासेस साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे यूं लग रहा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं मंजरनामा तो ऐसे ही तश्कील पा रहा है कि एक तो अपोजिशन जो है वैसे ही बहुत कम सीटें लेके आए हैं, दूसरा यूं लगता है कि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल होगा वो मैशत का होगा। शायद पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो तो सारे इस कोशिशों में है कि भाई हमें एक दफ़ा मिल लें तो हम आपको वोट डाल देते हैं। तो अब ये जो मेरे ख्याल में जो असल अपोजिशन बनेगी वो मैशत बनेगी, इस पर आप क्या समझते हैं? कई साहब ये बात आपकी ठीक है, अभी आप लोगों की सुन भी रहे थे, लोग तो यही ओपिनियन दे रहे हैं कि अपने लोग अपने मसलों का, जैसे कहते हैं अपने सोशो इकनॉमिक मसाइल है उनका हल चाहते हैं। लेकिन जो आप बेतुकीरी मैंने इस दफ़ा देखे ना एमएनएज़ की काजी साहब इस दौर में देखे, इससे ज़्यादा बेतुकीरी मेरा ख्याल है बहुत कम आई होगी कि ये बेचारे ये पीछे फिर रहे हैं एप्लीकेशन लेके कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, और नवाज लीग जो है उनके कुछ जो उनके टॉप गन्स है वो उनको टाइम देने को तैयार उसमें नहीं लगते। एक बेहतर ऑप्शन था मेरा ख्याल है जो आज़ाद अराकीन थे, जब नवाज लीग के पास खुद अपने 190 से ज़्यादा वोट्स हो गए, इनको भी डिस्करेज करना चाहिए था। स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ज़रूरी है जमहूरियत के लिए। में ये जो हम कंसेंसस की पॉलिटिक्स करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये डेंजरस है जमहूरियत के लिए। ये कभी नहीं हो। डाइवर्सिटी में हमेशा ब्यूटी है। खुदा ने भी चीज़ें एक तरह की नहीं बनाई, खुदा ने भी इस तरह का कंसेंसस नहीं बनाया हुआ, वो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे खुर्शीद शाह कहते हैं कि उन्हें 54 अरकान की हिमायत हासिल है, इसलिए ओपोजिशन लीडर बनना मेरा हक है। और अगर ओपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता है तो ये ओपोजिशन कैसी होगी?
देखें जी, हमें इतना तो नहीं पता क्या पोजीशन कैसी होगी। वैसे खुर्शीद शाह साहब की हुकूमत हम देख चुके हैं, 5 साल वो कैसी थी, तो मेरा ख्याल में लगभग उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी, वैसी ये पोजीशन होगी। मगर एक अंदर की खबरें आ रही हैं जो कन्फर्म नहीं है कि जी वो खुर्शीद शाह साहब, और इस हवाले से मखदूम अमीन फ़हीम साहब की भी ख्वाहिश थी कि वो जो है उन्हें बनाया जाता यानी अपोजिशन लीडर। तो ये एक मगर ऐसे ये कोई अभी कंफर्म नहीं, मगर इस तरह की खींचातानियां आमतौर पर तमाम सियासी पार्टियों के अंदर जी 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 क्लासर साहब, इसमें शाजिया जो मेन रोल है वो एमक्यूएम का बनेगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास इतनी ज़्यादा सीट्स हैं कि अगर वो इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं, अगर इनका कोई बातचीत हो सकती है जो कि मुश्किल लगती है, तो फिर इमरान खान अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, या अगर इमरान खान फिलहाल पार्लियामेंट में आने की पोजीशन में नहीं है तो उनकी पार्टी में से कोई अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। लिहाजा ये जो की मेरा ख्याल है आंसर है वो उसके पास है, एमक्यूएम के पास अभी है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम के साथ भी तो मिल सकती है क्लासर साहब। नहीं, एमक्यूएम ने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने आज अपोजिशन की सीटों में बैठने के लिए दरख्वास्त भी दे दी है, साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वोट देने की बात भी की है। तो अभी मेरे ख्याल में अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि, और जाहिर है वो ठीक कह रहे हैं। आपको काजी साहब ये एमक्यूएम दोनों को खुश करेगी। एमक्यूएम अब वो एमक्यूएम नहीं है, मेरा ख्याल है वो डिफरेंस उनमें आ चुका है। वो यहाँ पे सेंटर में नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे, क्योंकि वहाँ कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपोजिशन का वोट है वो मखदूम अमीन फ़हीम या खुर्शीद शाह को डालेंगे। वो इमरान के साथ वो रिस्क भी नहीं लेंगे जाने का, इमरान भी शायद पसंद ना करेंगे वो एमक्यूएम साथ या एमक्यूएम के वोट के साथ मिला के वो अपोजिशन लीडर बने। फिर उनका जो स्टैंड है एमक्यूएम के खिलाफ, जो उनका वर्कर है, शायद उसको डाइजेस्ट ना कर सके। सो अल्टीमेटली एमक्यूएम ने यही करना है, सेंटर में नवाज शरीफ साहब को खुश करना है और कराची में उन्होंने जाकर पीपल्स पार्टी को खुश करना है। आप कह रहे थे कि इसको सूट कौन करता है, इनको मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब को ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी ही सूट करती है। सॉफ्ट अपोजिशन होगी, कंप्रोमाइज्ड किस्म की अपोजिशन होगी, स्कैंडल ज़दा अपोजिशन होगी। इसको दबाना, इनके खिलाफ केसेस करना, इनके खिलाफ कोई नया एहतसाब सेल बनाना वो ज्यादा आसान होगा। बल्कि इनको तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी केसेस पड़े हुए हैं इनके अदालतों में पड़े हैं। थोड़ा सा कॉलर लेने हैं हमें, ननकाना से कॉलर है मुद्दस्सिर। हेलो, कॉल कट गई है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो काजी साहब स्पेशली मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़े दिनों में बजट आने वाला है, अवाम दोस्त बजट कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन दुनिया स्पेशल जमहूरियत रास्त और मंजिल में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ आज हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान के 27वें वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें मुल्क में तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल हो जाएगा। काजी साहब, थोड़े दिनों में बजट भी आने वाला है, अवाम दोस्त बजट कितना बड़ा चैलेंज है इनके लिए? अच्छा शाजिया, अब यूँ है कि ये जो अहद है जिसमें हम रह रहे हैं, ये कोई इतने अवाम दोस्त बजट बनाने वाला या लाने वाला अहद नहीं है। हर चंद के हम इसके खिलाफ एक फीड देख रहे हैं। या अवाम दोस्त बजट सबसे बड़ा यहाँ डॉक्टर मुबशर हसन लेके आए थे, उसके बाद हमने खाल खाली देखा, और फिर जो दुनिया में या जो राइज मीशत है या जो गालिब ममालिक हैं और उनके जो इदारे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक यहाँ बनता है। मगर अगर आप दुनिया में देखें तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा समाज एक्सप्लोड कर रहा है। कल ही तुर्की की, और आज तुर्की में क्या हो रहा है, वहाँ भी डेमोक्रेसी थी और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स थी और वहाँ भी ग्रोथ रेट बड़े हाई थे कुछ अर्से पहले तक, मगर वो एक्सप्लोड। मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल कौमी तराने के अलावा कोई चीज़ कौमी नहीं रही, क्योंकि ग्लोबल मीशत है और ग्लोबल निज़ाम है। अब इसके खिलाफ एक रद्द अमल हमें नजर आता है, वो हमें लैटिन अमेरिका के मुल्कों में नजर आता है कि वो अपनी मर्जी के बजट बना रहे हैं। वरना जो हम अब तक बजट बनाते रहे हैं, या पिछले 5 बजट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, वो उसने जो डिक्टाट्स हैं या जो कि अहकामात से कह लें जो आलमी इदारों के थे, क्योंकि जो हमें वो जो जिस तरह कर्ज में उन्होंने हमें बांध रखा है तो हम डिफाई कर नहीं सकते। इसलिए अभी भी एक बहस हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स में मौजूद है कि हम $5 बिलियन वहाँ से उठाएं या ना उठाएं। दोनों ना उठाने की सूरत में फिर उसका टैक्स लगाएं, रिच पे लगाएं, या अभी जो मैं देख रहा था इसमें एक कुछ रिफॉर्म्स के बारे में अभी इब्तदाई चीज़ें आई हैं, जिसमें सब्सिडीज़ जो हैं वो विदड्रॉ करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो है जो पिछली दफ़ा SROs जारी किए थे जो 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 और बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस को 760-70 अरब रुपए की छूट दी गई थी, इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि वो नहीं दी जाएगी। और फिर जो एक जो यानी चीज़ों पे टैक्स लगाने या जो आपका
जनरल सेल्स टैक्स है, इसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंटरनल सोर्सेज से उसको इकट्ठा किया जाए, मगर क्या इससे आवाम पे बोझ डाला जाएगा या इस पे आप फिर टैक्स नेट की बात कर रहे हैं? टैक्स नेट की इतनी बात नहीं कर रहे जितनी टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात कर रहे हैं। फौरी तौर पर तो रिजल्ट्स मेरा उसमें आने के इम्कानात भी नहीं है और आ भी नहीं सकते, लेकिन लोगों को ये तकलीफ नहीं होती अगर उन्हें ये मैसेज चला जाए जो हमारी रूलिंग लीड है वो हमारे साथ खड़ी है और जो मुसीबतें मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ रही, तो रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग अरकान जो है या वजीर हैं या वजीर आज़म है, तो वो भी हमारी तरह उस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। लोगों को अगर ये लगे कि इनकी नीयतें ठीक हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल लोग उस पर बिलीव भी करने को तैयार होंगे, वेट भी करने को तैयार होंगे। प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होता है जब एक उसमें गैप नज़र आता है। लोगों को लगता है कि ये जो रूलिंग लीड के खर्चे हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, इनके मसाइल उनसे डिफरेंस है। वहाँ पे एक तरह का बिग इश्यूज आते हैं, लोगों में डिसबिलीव बढ़ता है, लोग इन पर बिलीव नहीं करते। अब मियाँ साहब कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल जो उनकी कौम से तकरीर करेंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो गोल सेट करेगी कि मियाँ साहब के जहन में एक नए पाकिस्तान का क्या विजन है, वो कैसे लेके पता चलेगा कि उनकी तरजीहात में, प्रायोरिटीज में कौन से उनकी तरजीहात से वहां से पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। एक बार फिर से पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या गहमा गहमी उनसे जानते हैं। शकील, क्या माहौल है? अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, कब तक शुरू होगा? आपकी क्या बात हुई किसी से? जी बिल्कुल शादी, अब लोगों की यहाँ पे आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो आउटर गेट है वहाँ पे अब गाड़ियों की लाइनें लगना शुरू हो गई हैं और जो विजिटर्स हैं, जो गैलरीज में लोग आएंगे, सबसे पहले उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और इस वक्त मुख्तलिफ लोगों के कार्ड्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं क्योंकि स्पेशल पासेज जारी किए गए हैं पार्लियामेंट हाउस में एंट्री के लिए। सब लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ पे वो आएँ। 800 के करीब लोग बैठ सकते हैं कौमी असम्बली जो हाल है उसके अंदर, लेकिन पासेज लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इशू हुए थे। रऊफ क्लासरा साहब जिसका जिक्र कर रहे थे वो बड़ी अहम बात है कि पार्लियामेंटेरियन जो नए अरकान असम्बली हैं उनकी बेतौकीरी का जो मामला है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि PMLN के साथ लोग खुद ही शामिल होना शुरू हो गए थे। रिजल्ट्स आने के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान जैसे सीनियर सियासतदान जिनको मनाने के बाद गवर्नमेंट का बाकायदा हिस्सा बनाया जाता था और उसके बाद जो है उनको साथ लेके चला जाता था, इस बार उन्होंने भी, अभी तक उनके साथ कोई डील तय नहीं हुई है PMLN की बाकायदा तौर पर, लेकिन JUIF ने भी अब नवाज शरीफ को वोट देने का फैसला किया है। तो इससे तासुर यही है कि PMLN कंफर्टेबल पोजीशन में है और जहां तक नंबर्स का तल्लुक है। लेकिन दूसरी जानिब अभी आप जिक्र कर रहे थे बजट का और चैलेंजेस का, तो उसमें सबसे बड़ा रिलीफ ही PMLN गवर्नमेंट ये दे सकेगी लोगों को कि वो एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाए और रोज़गार के मौके पैदा करेगी। और तीसरा अहम बात ये होगी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में फिर बजट में इजाफा किया जाएगा थोड़ा बहुत। ये 3 चीज़ें हैं जो इनिशियली होंगी तो सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। एनर्जी क्राइसिस, स्पेशली बिजली और गैस की लोड शेडिंग जो है उस पर काबू पा के और थोड़ा सिस्टम बेहतर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। हमें ये भी बताया गया है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसकी बंदरबांट नहीं होगी। कोशिश ये की जा रही है कि और मिनिमम रखी जाए, शायद 20 के करीब होंगी, पैरेलल में हमने 10 होंगी, लेकिन शायद 20 या 22 होंगी। इससे ज़्यादा कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो और नहीं रखी जाएंगी। इसी तरह पार्लियामेंट हाउस के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज की तादाद भी इतनी ही होगी जितनी मिनिस्ट्रीज होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद का। एक बात मैं कह दूं जो मैं उस बजट में कह नहीं सका, आजकल वैसे बजट की वो अहमियत भी नहीं रही क्योंकि बजट आता है हर महीने, 15 दिन बाद आपकी कीमत बढ़नी होती है। अभी आज देखें LPG की 10 रुपये की कीमत बढ़ गई, कुछ दिन पहले ये 15 रुपये बढ़ी थी। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो पीछे से सारा बैकलॉग आ रहा है, अभी भी हमें जो है 5 से 6 रुपये कीमत बढ़ानी पड़ सकती है बजट के बाद गालबन, ये जो बिजली का पर यूनिट है। तो ये एक तो बजट की वो अहमियत जो आज की माशी दुनिया है उसमें नहीं रही, क्योंकि आपने तो बजट देना होता है हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद यूटिलिटी की, और फिर आपको वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं और जो वो एक ना वो डेली बेसिस पे ही आ गया। आपको याद होगा कि आसिम साहब के ज़माने में एक दफ़ा तो उन्होंने ये भी तजवीज़ दे दी थी कि हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस चेंज की जाएंगी, अब 15 दिन बाद उनको रिव्यू किया जाता है। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ माशी दुनिया है। सही कहा साहब, इतने बड़े चैलेंजेस के बाद एक चैलेंज हमेशा से कहा जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ भी एक दर्द सर बन जाएंगे मियां नवाज शरीफ के लिए। तो कहा जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ मियां नवाज शरीफ के लिए कहीं स्विस खत तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, अब देखिए मेरे ख्याल में इस पे तो जो भी करना है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर जो आर्टिकल 6 के हवाले से प्रोसीडिंग्स हैं वो तो एग्जेक्टिव ही करती है और उसमें इनका भी रोल होगा। मगर इसमें अभी ना बड़ी डाइकॉटमी ऑफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ एक लाबी साफ़ियों की कल मैं गुफ्तगू कर रहा था, वो कह रहे थे जी अब देखिएगा क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, ये एक कुछ चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान आया, बाबर अवान साहब ने भी एक बड़ा मलफूफ सा बयान दिया था
कि एक बड़ी अहम शख्सियत जो है उनको भेजा जा रहा है, नहीं तो भेजा जा रहा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक पोजीशन ली है वो बड़ी हतमी और वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये एक शख्स का मसला नहीं है, ये मसला इस मुल्क में लॉ कानून को अप होल्ड करने का है। तो इस सिलसिले में वो हम एक तारीख बनाना चाहते हैं। तो ये अभी देखें क्या कैसे हम लोगों की भी राय जान रहे हैं। अब कराची के आवाम की राय जानते हैं कि कराची के आवाम क्या कहते हैं। इस मुल्क में जितने भी क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, और ये जितनी भी आपकी मतलब कराची की सिचुएशन देख लें, बलूचिस्तान की सिचुएशन देख लें, तो एक इंशाल्लाह उम्मीद है कि मतलब ऑल दीज क्राइसिस विल बी रिजॉल्व्ड। हम तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले जो मसला है बिजली हल कर दें। जो उन्होंने कहा था ना, कम से कम वो एक वादा पूरा कर दें, अवाम आधी सगुन में तो वैसे ही आ जाएगी। उनको पता है कि उनको आगे जाके क्या करना है। अब वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तवक्कुआत तो बहुत है, क्योंकि अब उनको पता है अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनको अगली दफ़ा बारी नहीं मिलेगी वापस। बेहतरी की तवक्कुआत है। इससे पहले दो मरतबा जो हुकूमत की है वो बेहतर ही थी। सबकी नेक तवक्कुआत उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में ज़रूर बेहतरी आनी चाहिए। कासर साहब, थोड़ी सी अब कराची के हालात पर भी बात कर ली जाए। कराची के अवाम ने भी देखा कि आपने देखा कि सुन रहे थे आप क्या तवक्कुआत हैं। भले ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है कराची में, पीपल्स पार्टी ही वहां पे रूल कर रही है, लेकिन विफाक को भी तो अपना किरदार अदा करना होगा। किसी से ढके छुपे नहीं है कराची के हालात। पिछले 5 सालों में जो कराची में कत्ल गारत और खून रेजी का खेल जो है वो खेला जाता रहा। कितना बड़ा चैलेंज ये होगा कराची के हालात पर काबू पाना मुस्लिम लीग नून के लिए। ये हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा मियां नवाज शरीफ साहब को, और मुझे नहीं लगता कि मियां साहब वहाँ पे कोई मेजर रोल प्ले कर सकेंगे। अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी वहाँ पे उसकी बनती है, पीपल्स पार्टी की बनती है। नवाज शरीफ साहब अगर चाहें भी सही कि वो कराची या सिंध के हालात को बेहतर करें तो वो इजलासों की हद तक कर सकते हैं। यहाँ से कोई आप कह सकते हैं मशवरा जा सकता है, यहाँ से गाइडलाइन जा सकती हैं। कोई बड़ा हुआ तो वहाँ पे रेंजर्स भी तो वही उस सूबे के पास है। लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिकली है ये हमेशा से सूबाई मसला रहता है। पुलिस उन्हीं के पास है, रेंजर्स उनके पास है, CID उनके पास है। तो मियाँ साहब के पास जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते ISI इनके पास है, इसके बाद ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके पास है, या इनके पास FC वगैरह, या इस तरह की चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा रोल मियाँ साहब का वहाँ पे नहीं होगा। और मैं कहता हूँ अभी से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कराची की सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कभी सीरियसनेस नहीं दिखाई कराची की सिचुएशन हो, हाँ इशूज़ उसमें MQM भी आप कह सकते हैं इक़्तिदार में बैठी थी। अगर वो 5 सालों में इन मसाइल को जो कि स्टेक होल्डर हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं कराची के या सिंध के, वो नहीं हल कर सके तो मियाँ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ से बैठ के उसको कंट्रोल करें, उनको गाइडलाइंस दें या उनके साथ काम करते हो सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करें। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मियाँ साहब एक दबाव रखें उन पे, यहाँ पे तकरीरों के ज़रिए करें, स्टेप्स के ज़रिए करें, लोगों को एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें कि अगर कराची की सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही तो इसमें फेडरल हुकूमत का कसूर नहीं है। ये ब्लेम जो है ये पीपल्स पार्टी को लेना चाहिए और देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी अब की दफ़ा कोई नया पैटर्न लेके आती है सिंध के हालात ठीक करने के लिए, या वही जो हमने माजी में देखे, जिस तरह के उन्होंने लोगों को वजीर दाखिला बनाया, जिस तरह के बाद में हमने चीज़ें देखी। आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, जिस तरह के एक मैवरिक स्टाइल में उन्होंने पूरे के पूरे सिंध या कराची को चलाने की कोशिश की, उसका जो आउटकम हुआ वो भी हमारे सामने है। इसलिए नवाज शरीफ साहब के लिए टेस्ट भी है कराची के लोगों को, जैसे आपने सुनाया वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में ये बहुत कम चीज़ है। ये पाकिस्तान के लोग नहीं समझते कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सूबों का मसला है, थाना कचहरी ये सारी चीज़ें सूबों के उसमें आती हैं, इसमें फेडरेशन नहीं आती। लोग इन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो कहते हैं क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म है। यहाँ पर एक बड़ी आम बात की कि पीपल्स पार्टी कभी भी संजीदा नहीं रही कि कराची के हालात पर काबू पाया जाए। इसकी वजह इसकी जरा डायरेक्ट बात कर लें। देखिए कराची एक बहुत बड़ी दिहाड़ी है, ये जो दहशतगर्दी के जरिए लग रही है, भत्ते के जरिए लग रही है, एक बहुत बड़ी रकम है जो वहाँ पे एक दिन में समेटी जाती है और इसे कोई इनकार नहीं करता। हाँ इस बात पे जरा तनाज़ा है कि आप करते हैं हम नहीं करते, हम नहीं करते आप करते हैं, ये बहस जरूर है, ये बहस जरूर है, ये बहस जरूर है कि जी हम इसके, या फिर कोई फेसलेस लोग हैं जिनका ना चेहरे का पता चलता है। एक बिल्डिंग यहाँ मौजूद है, एक प्लाट मौजूद है, हमें ये नहीं बताया जाता है इसमें कब्जा किसने किया हुआ है। तो बड़े क्लियर चीजें हैं, बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, ना ही अवाम इतने उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इससे पहले यही तकरीबन अरेंजमेंट था वहाँ पे। जो अब ANP की 2-4 सीटें और एक नया उनसर आया है, और ANP की तरफ भी जो टिल्ट आया है वो बेजारी है कराची के अवाम की। वो कोई एक अल्टरनेटिव बड़ा डेस्परेटली ढूंढ रहे थे लोग कि किसी तरीके से, तो कुछ सीटें वहाँ निकाली हैं, एक आध वहाँ पे उन्होंने कौमी असम्बली की भी। तो अब ये है कि इसको अब कैसे ठीक करेंगे। वही MQM वहीं बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी की यही सिर्फ ये कि वो अब सेंटर में नहीं है, वहाँ पे सूबे में है।
सूबे में पहले भी मौजूद थी। कायम अली शाह साहब ही चीफ मिनिस्टर थे, कायम अली शाह साहब भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब वो एक नई राब्ता कमेटी आ गई है, उसमें कुछ उनकी कंपोजिशन चेंज किया और जो बयानात पिछले दिनों में उन्होंने अपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ MQM जो बज़ाहिर लगता है उन्होंने की है, और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात आए हैं कि जी जो कब्जा करने वाले हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो उनको हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर कर, मैं नहीं देख रहा कि कराची में जब तक कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल ना हो और फिर इसमें हमारी जो सिक्योरिटी और जो एस्टैब्लिशमेंट, मैं समझता हूँ इस इशू को एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कराची को खराब करने में एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। माजी में ज़ियाउल हक के दौर से लेके अब तक ठीक भी अब वही करें, ठीक भी वही करें। ये अगर सारे मिलके ठीक नहीं करते तो बत्ते चलते रहेंगे कहानी। लाहौर के लोगों की राय देख लेते हैं कि लाहौर के लोग क्या सोचते हैं नई आने वाली हुकूमत के बारे में। सबसे पहले वो जो करप्शन को ख़त्म करें, टैक्सेस को इम्पोज करें, और जो मेजर इशू है इस वक्त हमारी कंट्री का, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तो वो इलेक्ट्रिसिटी को एक प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे तो ही जो है आवाम उनका साथ देगी और उनकी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे कर सकेगी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व करना चाहिए, और उसके अलावा जो ये लाहौर में सारे काम हो रहे हैं, तरक्याती काम जो लाहौर में हो रहे हैं वैसे ही दूसरे सूबों में होने चाहिए। जो उन्होंने स्कीम्स शुरू की हुई हैं लैपटॉप की और सोलर पैनल्स की, वो उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि आजकल जिस तरह लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और जो वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं लैपटॉप्स, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। पुलिस कुछ गाँव में जितने भी स्कूल हैं उनका स्टडी का मेयार बहुत अच्छा किया जाए, रिक्वेस्ट है। वो सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करेंगे जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। महंगाई जो गरीबों के लिए कमर तोड़ गई है वो खत्म करें। हर शहर के लोगों के लिए एक ही मसला, बिजली बिजली बिजली। लोगों को बिजली है, महंगाई है, बिल्कुल बेरोजगारी है। वहाँ पे मैं अभी कराची के किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जो मुझे बताया कि जी उनसे टेलीफोन नहीं छीना गया। ये तो मिलते हैं जी कि मुझसे 3 दफा छीना गया। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो जो ये वहाँ पे सिचुएशन है, वहाँ पे एक पूरा कारोबार बन गया। बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे किसी साहब ने बताया कि जी उनसे फोन छीना गया किसी बंदे से, वो बेचारा बैठ गया बस में, थोड़ी देर बाद एक और आदमी आ गया तो उसने कहा जी आपको फोन चाहिए अपना वापस, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी चाहिए, तो कुछ रकम हमें, मैंने फिर अपने नुमाइंदे से वहाँ बात की, किसी और मैं आउटलेट पे बैठा था। तो ये इस तरह की आपने एक ना बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की वहाँ पे सिलसिला, इसको तोड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और तोड़ना चाहिए, और कराची के अवाम बहुत देर से रिलीफ मांग रहे हैं। थोड़ी सी बलोचिस्तान की बात कर लें क्लासर साहब, भले ही वहाँ पर वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून का नहीं है लेकिन मेजॉरिटी तो मुस्लिम लीग नून की है। जिस तरह आपने कहा कि कराची में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्हीं हालात को ठीक करना होगा, लेकिन बलोचिस्तान के हालात ठीक करने में तो मुस्लिम लीग नून अपना रोल प्ले कर सकती है, मेजॉरिटी है इनकी वहाँ पर। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने, नवाज लीग ने बड़ा मेजर स्टेप लिया है बलोचिस्तान के हालात ठीक करने के लिए, उनको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। और मियाँ साहब का बड़ा वाइज फैसला है कि उन्होंने अब्दुल मालिक बलोच को लेके हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा बलोचिस्तान की ये सिचुएशन पे, और लगेगा कि इनको इस्लामाबाद से डिक्टेट नहीं किया जा रहा। लेकिन जो मियाँ साहब के लिए बिग चैलेंज है, और मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर जो नए उनके मुतवक्के हैं वो भी इस बात को समझते हैं, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मूव को सपोर्ट करने को तैयार है कि नहीं। अगर ये नहीं सपोर्ट करेंगे, ये नहीं मिसिंग पर्सन का ये मसला हल करेंगे, ये वहाँ पे जो वहाँ रिजेंटमेंट है, जो एलिमेंट्स हैं जो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, उनकी मर्ज़ी के कोई सलूशन नहीं निकालते, ये एफर्ट्स फिर आपकी नाकाम जाएंगी। इसके लिए मियाँ साहब को मेरा ख्याल है 2-3 उसमें सपोर्ट चाहिए होंगे। एक मीडिया की सबसे बड़ी अहम सपोर्ट है जो उनको मिलनी चाहिए, बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने मियाँ साहब को मिलनी चाहिए। वो इनको फ़ौज के साथ बैठ के, सीक्रेट एजेंसी के साथ बैठ के इनको वहाँ पे बात करनी चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसको कैसे हल करना है। अच्छा, पाक इंडिया रिलेशनशिप को ये बेहतर होने से मैं समझता हूँ अब बलूचिस्तान के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। अफगानिस्तान की ये सिचुएशन, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आता है आपके बलूचिस्तान पर आता है, आपको वहाँ भी आगे चीज़ें ठीक करनी है। प्लस पीपल्स पार्टी का और तमाम मेरा ख्याल है जो आपकी पार्टीज बैठी हुई हैं ये सपोर्ट देने को भी तैयार है। मियाँ साहब के लिए बेहतरीन मौका है जिन्होंने स्टेप लिया है एक अच्छे बंदे को वहाँ पे लगा के। और मैंने जो अब्दुल मालिक साहब की गुफ्तगू सुनी है उससे भी मुझे लगता है कि ही मीन्स बिजनेस के वो कुछ करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, मीडिया भी उनको एक्सटेंड करे सपोर्ट। सबसे बड़ी क्रूशल सपोर्ट अगर मियाँ साहब वो ले सकते हैं या मिल सकती है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बगैर बाकी तमाम हम एलिमेंट एक तरफ भी कर दें, मीडिया भी हो जाए, उसमें पॉलिटिशियंस भी हो जाए, उसमें मियाँ साहब भी हो जाए, वो मैटर नहीं करे। आपको मिलिट्री और सीक्रेट एजेंसी की सपोर्ट के बगैर बलूचिस्तान का मसला उस तरह हाल नहीं होगा जैसे कि वहाँ के लोग चाहते हैं। इनको आपको ये पीछे करना पड़ेगा, इनको पीछे करके ही आप बलूचिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। सही, पेशावर के लोगों की राय जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि केपी के जो हालात हैं क्या ये इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तहरीक इंसाफ की होगी। पहले पेशावर के लोगों की राय जान लें। एनर्जी क्राइसिस है, ये ख़त्म कर दे, बस यही काफ़ी है। दहशत गर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई, इन सब चीज़ों का कोई हल निकालें
क्योंकि हम तो झील गए, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें, बच्चे ही झीलें। लोड शेडिंग ख़त्म कर देगा, ये बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेगा और ये ड्रोन का कुछ हल निकाले, यही एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे। होपफुली इंशाल्लाह वो कर भी देंगे। नवाज शरीफ लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और बाकी जो सियासी जमातें उसको भी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का साथ दें ताकि वो जो मुल्क इस वक्त मसाइल में गिरा वो उनको मिल के इन मसाइल से निकाल सके। प्राइम मिनिस्टर से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि करप्शन ना होवे, आम आवाम, गरीब आवाम को जो है बिजली मिले, रोज़गार मिले और सफाई सुथराई का माहौल जो है ये बने। आम ज़रूरियात जो ज़िंदगी के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है, वो बिजली, गैस और खाना है। अगर वही नहीं लोगों को मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो वही इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। कैसा पेशावर के लोगों ने ड्रोन की भी बात की, दहशतगर्दी की भी बात की, बेरोजगारी की भी बात की। ड्रोन और दहशतगर्दी केपीके का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ तहरीक इंसाफ की है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ तो एक सूबे में है, मगर कल जो बयानात हमने डिस्कस भी किए, मखदूम साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे सपोर्ट करेंगे, जो मुस्लिम लीग नून है उसको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हमारे सूबों में से एक खैबर पख्तूनख्वा भी है, मगर यहाँ पे अगर उधर सैलाब ने बर्बाद कर दिया सिंध में, इधर भी खैर सैलाब आया था, इधर तो हर वक्त बम धमाके हैं, ड्रोन है, और ड्रोन के हवाले से जो अमेरिका के साथ हमारी पॉलिसी है उसमें अब अभी सदर जरदारी साहब ने भी कहा जी हमने तो कोई मुआहदा नहीं किया था। उन्होंने अलबत्ता माना, वो जो किबला परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, अब वो कह रहे हैं जी कि हमने किया था। तो अब ये है कि कैसे इससे निकाला जाए। मगर एक और भी बात है, अभी देखें ना, कल जो क्लासा साहब ने स्टोरी की, किस तरीके से ये तो एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग था कि 1 अरब रुपए का जो कमीशन है वो आपने खा लिया। तो जो लोगों के पैसे हैं, जब अगर लोगों पे खर्च नहीं होंगे, अब केपीके में हुकूमत उनकी है और बज़ाहिर वो बड़ा ऑस्टेरिटी का, जो खटक साहब हैं वो बड़ा ऑस्टेरिटी का एक दे रहे हैं। भाई ये कुछ सिम्बॉलिक ना करें आप हमें, आप झंडा ना लगाएं, पीछे गाड़ी नहीं होगी, हूटर नहीं बजेगा, भाई ये नहीं है बात ये है कि जो अवाम के पैसे हैं वो जो एलोकेट होते हैं उन पे खर्च किए जाएं। जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि जो NFC अवार्ड के तहत पंजाब में इतने आए, फलां जगह इतने गए, वो आप लोगों पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो ये ट्रेजेडीज होती रहेंगी। इसी तरह खसरे का इशू आ जाएगा, कभी कहीं आग भड़क उठेगी, कभी कहीं कुछ होगा जिस तरह। तो क्लासा साहब इस पर मैं आपका टेक लेना चाहूंगी, वक्त कम रह गया, मुझे क्लोजिंग भी देनी है। इस पर आप केपीके के हालात पे आप कुछ कहना चाहें? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जितने लोगों से अपने अब तक व्यूज़ लिए हैं, ये पेशावर के एक साहब ने सबसे पहले बात जो कि उनका ये कहना था करप्शन को कम करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। ये वह थे जिससे लगता है कि लोग बाज इस इशू को इशू समझते हैं। लोगों को 2-3 ये चीज़ों पे जोर देना चाहिए अपने पॉलिटिकल लीड को, उसके बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट जो हम बार बार बात करते हैं। जब तक लोकल लेवल पे आपके पास पावर्स नहीं है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आप कुछ भी करते रहें, ये आपके जो वसाइल हैं अरबों रुपए हैं, ये लाहौर, कराची, कोयटा और ये इस्लामाबाद में खर्च होते रहेंगे। इन लोगों को चाहिए कि लोग इस पर दबाव डालें अपनी हुकूमतों पे कि हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स चाहिए, हमें अपनी फाइनेंशियल पावर्स हमें चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, ब्यूरोक्रेसी हमें अपने नीचे चाहिए। और इमरान खान साहब जो बात करते थे केपीके हद तक कि हम डायरेक्ट शेरिफ कलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो कुछ वहाँ पे इनिशिएटिव लें। सबसे बड़ा उनको पहला काम ये करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे लेके आएँ, उनको इफेक्टिव करें। ये बहुत बड़ा एक चेंज होगी जो वो लेके आ सकते हैं। प्लस अगर वो समझते हैं कि केपीके के पास बड़े बहादुर सिपाही भी हैं और बहादुर उनके पास पुलिस फोर्स भी है, अफसर भी हैं, अगर आप उनका कंपैरिजन करें केपीके के पुलिस फोर्स का, मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली दूसरे सूबों से ज़्यादा बहादुर है, ज़्यादा डेडिकेटेड है और फाइट करने वाले। मुसलसल 10 साल से आप देख लें इन द लाइन ऑफ फायर खड़ी हुई है केपीके की पुलिस। इस तरह के जब स्कैंडल आते हैं, जो कल भी हमने उसकी डिटेल दी थी, 1 करोड़ रुपए का उसमें माल खाया गया था, वो पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट से। इमरान खान साहब को इसको भी लेकर चलना चाहिए, उनको नैब पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ये उनको सूबे का पैसा था जो चंद लोग खा गए, 1 बिलियन रुपये से ज़्यादा। लोगों को मैसेज देना चाहिए, अच्छी पुलिस फोर्स है उनके पास, उसको ट्रेनिंग चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि आप ये बाहर से लोग लेके आएँ, आप बाहर ममालिक से बात करें, वो पाकिस्तान में हैं, इन लोगों को ट्रेन करें, टेररिज्म से कैसे फाइट करना है, लोकल क्राइम से कैसे करना है। हमारे यहाँ सिफारशी भर्तियां पुलिस में सबसे ज्यादा होती हैं। उस चीज को, कल्चर को खत्म कर सकते हैं, नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, नया वेपन दे सकते हैं, उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं रिपीट करता रहूंगा कि लोगों को चाहिए जब वो दूसरे इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की, उनको जरूर बात करनी चाहिए, या उनकी जिंदगी में ये तब्दीली आ सकती है। जी, और ये भी करप्शन जो है इसी तरह से खत्म हो सकती है। लोकल बॉडीज की आपने जो इलेक्शन की बात की, ये भी करप्शन के खात्मे का एक बहुत बड़ा हल सामने आ सकता है।
वक्त खत्म हो गया दुनिया स्पेशल की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, दुनिया स्पेशल जमहूरियत रास्ता और मंजिल, ये सारा दिन जारी रहेगी। बहरहाल जाते जाते हम इतना कहेंगे, बहरहाल पाकिस्तानी अवाम ने मुस्लिम लीग नवाज को एक मसीहा समझकर वोट दिया है और अब हर हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को परफॉर्म करके आवाम को दिखाना होगा। और आज कुछ अंदाज़ा हो जाएगा जब मियां नवाज शरीफ कौमी असम्बली से खिताब करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनकी प्रायोरिटीज़ में, उनकी तरजीहात में क्या चीज़ें शामिल हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।